नमस्कार बच्चों, खान ग्लोबल स्टडीज पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बैंकिंग परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्मिनोलॉजी या बैंकिंग शब्दावलियों को लेकर बात करता हूं। तो चलिए बच्चों, सीखते हैं क्या हैं आज के इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए, अगर हम बात करें बच्चों तो दो प्रकार के एटीएम के टाइप्स जो हमारे कई बार बैंकों की परीक्षा में पूछे गए हैं, तो सबसे पहले हम उनको लेकर बात करेंगे। एक होता है व्हाइट लेबल एटीएम और एक होता है ब्राउन लेबल एटीएम। तो आखिर ये क्या है व्हाइट लेबल एटीएम और ब्राउन लेबल एटीएम? देखिए भाई, तो सबसे पहले एटीएम हमें जानते हैं बच्चों, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये तो आपको, मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बेटा आप याद रखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब एटीएम से हम क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसे हम पैसे भी निकाल सकते हैं, पैसे जमा भी कर सकते हैं, है ना। आप अपना चेक फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, ये अन्य प्रकार के काम हैं। लेकिन अगर एटीएम के टाइप्स को लेकर बात करें तो इनके कुछ टाइप्स हैं। उनमें एक टाइप होता है व्हाइट लेबल एटीएम। अब ये व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है बच्चों, याद रखना, ऐसे एटीएम जो बैंकों के नहीं होते, जो बैंकों के द्वारा नहीं लगाए गए होते, जो बैंक्स के नहीं होते, बल्कि हमारे एनबीएफसीज के द्वारा लगाए जाते हैं। किसके द्वारा लगाए जाते हैं? एनबीएफसीज। एनबीएफसीज का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के जो एटीएम्स होते हैं, है ना, जो बैंकों के द्वारा नहीं लगते जबकि एनबीएफसीज के द्वारा लगाए जाते हैं। जैसे बजाज आलियांज हो गया, है ना, बजाज फिनसर्व हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया। तो ऐसे एटीएम को ही हम बोलते हैं क्या? ऐसे एटीएम को ही व्हाइट लेबल एटीएम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें भारत का पहला व्हाइट लेबल एटीएम किसके द्वारा लगाया गया, तो याद रखिएगा बच्चों, भारत का पहला व्हाइट लेबल एटीएम टाटा कंपनी के द्वारा लगाया गया था और उसका नाम है इंडिकैश, टाटा इंडिकैश। यही है भारत का पहला व्हाइट लेबल एटीएम। तो मतलब आसान भाषा में कहें तो व्हाइट लेबल एटीएम क्या हुआ? वो एटीएम जो बैंकों के नहीं हैं, जो हमारे एक थर्ड पार्टी, जिन्हें हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं, उनके द्वारा पूरी तरीके से ऑपरेट किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, वो होते हैं व्हाइट लेबल एटीएम। बिल्कुल सेम इसी के कॉन्सेप्ट पर अगर हम बात करें तो एक दूसरे प्रकार के एटीएम और हैं जिन्हें कहते हैं बच्चों ब्राउन लेबल एटीएम। अब ये ब्राउन लेबल एटीएम क्या होते हैं? देखिए भाई, ब्राउन लेबल एटीएम ऐसे एटीएम होते हैं जो मैनेज तो थर्ड पार्टी के द्वारा होते हैं, लेकिन एक लिमिटेड कंडीशन तक। मतलब ऐसे एटीएम, ध्यान से समझिएगा, ऐसे एटीएम जिनको लगाने में सब कुछ हमारा थर्ड पार्टी यानी कि एक एनबीएफसी के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर। किसको छोड़कर? बता देते हैं। देखिए, यहां हम इसे सरल भाषा में ऐसे कह सकते हैं, एटीएम विच आर मैनेज्ड बाय एनबीएफसीज, है ना। एनबीएफसीज तो मैनेज कर रही हैं, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट, यहां पे बच्चों जो छोड़ना है वो क्या क्या छोड़ना है? दो चीजों को छोड़ना है। उसको याद करने का तरीका सी का होल स्क्वायर, बस ये याद करो, जुगाड़ है याद करने का, है ना। सी का होल स्क्वायर मतलब कैश एंड कनेक्टिविटी। कैश एंड कनेक्टिविटी मतलब ऐसे एटीएम जिसमें कैश को छोड़कर और कनेक्टिविटी मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी को छोड़कर सब कुछ मैनेज एनबीएफसीज करती हैं, थर्ड पार्टी करती हैं। तो ऐसे एटीएम हमारे क्या कहलाते हैं? ब्राउन लेबल एटीएम। याद रखना, इन एटीएम्स में कैश यानी कि जो कैश पड़ता है एटीएम मशीन के अंदर वो, और जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होती है उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी बैंक की होती है। किसकी होती है? ये बैंक मैनेज करता है। और बचा कुचा सब कुछ, मशीन हो गया, गार्ड हो गया, केबिन हो गया, कहाँ पे एटीएम ओपन हो रहा है, ए टू जेड कहानी, सब कुछ थर्ड पार्टी के द्वारा, जैसे हमारा मुथूट फाइनेंस हुआ या कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी है, टाटा कंपनी हो, टाटा की कंपनी भी हो सकती है, वो उसे मैनेज करती है। मतलब दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के अंडरटेकिंग है और ये पूरी तरीके से नहीं है। इसमें सिर्फ दो चीजें बैंक के अंडरटेकिंग आती हैं, कैश और कनेक्टिविटी। बाकी सारी चीजों को मैनेज करना किसका होता है काम? वो हमारा थर्ड पार्टी का होता है। और ये कई बार पेपर में आ भी जाता है, दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरा मानना ही है दोनों आपको पता होने जरूरी है। ठीक है, तो यही थे हमारे व्हाइट लेबल एटीएम। और हमारे कौन से एटीएम बच्चों? आपका दूसरा वाला एटीएम कौन सा पढ़ा हमने? ब्राउन लेबल। चलिए, ऐसे ही एक टर्मिनोलॉजी और आती है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। बच्चों, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीन्स होता है हमारे देश के सभी लोगों तक
बैंकिंग सर्विस को पहुंचाना, मतलब ऐसे लोग जो आज भी हमारे बैंकिंग सेक्टर से या फाइनेंशियल सर्विस से नहीं जुड़े हुए हैं, है ना, उनको बैंकिंग सर्विस से जोड़ना, उनको फाइनेंशियल सर्विस से जोड़ना ही क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाम से जाना जाता है। और इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करने के लिए कई बार पेपर में आता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करने के लिए क्या कर रही है सरकार, या कोई भी स्कीम लाई है तो उसका पर्पस क्या है ना। तो याद रखना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए कह दो या इंक्रीज करने के लिए आप कह सकते हैं, है ना, हमारे देश में कई सारे स्कीम्स वगैरह लाए गए हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं। जैसे बता देता हूं मैं, जैसे बच्चों एक स्कीम है LBS, लीड बैंक स्कीम, याद रखना लीड बैंक स्कीम, ये जो आई थी हमारे देश में, इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए लाई थी। नो फ्रिल अकाउंट्स, ये जो लाए गए थे जिसमें जीरो बैलेंस पे खाता खोला जाता था, नो फ्रिल अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए लाया गया था। जैसे BSBD है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये क्या लाए गए थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंप्रूव करने के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त को लाई गई थी, ये 28 अगस्त 2014 वाले दिन लाई गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए। और भी बहुत सारी, अटल पेंशन योजना हो गई, है ना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो गई, बीमा सुरक्षा योजना हो गई, जो भी फाइनेंशियल सर्विस से संबंधित हैं, उन सबका सिर्फ एक ही पर्पस है, लोगों को बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना, या हम टेक्निकल लैंग्वेज में या एग्जामिनेशन की लैंग्वेज में बोलें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बताओ प्रधानमंत्री जनधन योजना का पर्पस क्या है। अब वहां पे ऑप्शन ये मत लगा देना लोगों के खाते खोलना, गलत हो जाएगा। वहां पे ऑप्शन होंगे टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन या टू डिक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो हम किसको चुनेंगे, टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। चलिए आगे देखते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी है CBS। CBS कई बार पेपर में आता है। देखिए बच्चों, CBS का फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। भाई अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे बच्चों एक नाम देख रहे हैं, इसके वर्ड में, नाम में, फुल फॉर्म में एक वर्ड आया है सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन मींस हल। अरे किसका हल, किसी समस्या का ही तो हल होगा, तो पहले समस्या तो जानो, है ना, जब भी तो हल निकालेंगे। तो एक्चुअली बच्चों अगर समस्या को समझना है तो थोड़ा सा इतिहास में आना पड़ेगा। इतिहास मतलब कुछ समय पहले जाना पड़ेगा। तो ज़्यादा दूर नहीं, आप ऐसे आ जाइए 2004-05 के अराउंड आ जाइए। तो अगर 4-5 के समय देखेंगे बच्चों, तो पहले हमारे बैंकिंग सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी। क्या, कि जिस बैंक में हमारा खाता है हम वहीं पे जाके पैसा निकाल सकते थे और वहीं पर ही जमा करते थे। और अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले के जो हमारे अकाउंट नंबर होते थे बच्चों, तो बड़े अजीबोगरीब थे, है ना। किसी का 3 डिजिट का है, किसी का 4 डिजिट का है, किसी का अल्फाबेट भी है, उसमें ABCD भी इंक्लूडेड है, इस तरीके से होते, कोई सिस्टमेटिक फॉर्मेट नहीं था। लेकिन आजकल के अकाउंट्स नंबर आप देखते होंगे बच्चों, तो आजकल के अकाउंट्स नंबर कितने लंबे लंबे होते हैं। किसी का 10 डिजिट का होता है, किसी का 14 का होता है, किसी का 15 का होता है, और किसी किसी का तो 16 डिजिट का होता है। आखिर कैसे, क्या इतने सारे खाते खुल गए इतनी जल्दी? नहीं, एक्चुअली पहले एक प्रॉब्लम थी। पहले हमारे बैंकों की ब्रांचेस इंटरकनेक्टेड नहीं थी, आपस में जुड़ी हुई नहीं थी, सेंट्रलाइज नहीं थी। यही इशू था कि अगर हमारा किसी बैंक के ब्रांच में खाता है तो हमें जमा करने हैं पैसे तो वहीं जाना पड़ेगा, निकालने हैं तो वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जब भारत में CBS आया, टेक्नोलॉजी आई, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आया, तो इसके द्वारा हमारी बैंकों की सारी ब्रांचेस को इंटरनेट का यूज करते हुए सेंट्रलाइज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सेंट्रलाइज कर दिया गया, सबको जोड़ दिया गया। और जब जोड़ दिया गया तो भाई सीधी सी बात, जैसे मान लो हमारा SBI में खाता है ना, तो SBI की सारी ब्रांचेस इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में सब जुड़ी हुई हैं। तो हमारा इस बैंक में जो हमारा अकाउंट नंबर होगा, अब वो एक यूनिक अकाउंट नंबर हो गया। कैसा अकाउंट नंबर हुआ बच्चों? यूनिक अकाउंट नंबर। मतलब जो अकाउंट नंबर आपको SBI में खुल के मिला है, आप ही बताइए वो किसी और का हो सकता है? वो किसी और का पॉसिबल ही नहीं है। एक यूनिकनेस आ गई यहाँ पे। और फिर इससे बेनिफिट क्या हुआ? आप कहीं से भी अपने खाते में पैसा जमा करो, जाएगा आपके खाते में, क्योंकि आपका यूनिक अकाउंट नंबर है। आप कहीं से भी निकालिए, कटेगा आपके खाते से ही, है ना। तो यही जो आजकल हम इतना बढ़िया बेनिफिट ले रहे हैं, इतनी इजीली बैंकिंग को एक्सेस कर रहे हैं, ये सब किसका कमाल है? ये सब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का ही कमाल है। कई बार बच्चों पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में कोर का फुल फॉर्म बताओ। और ये फुल फॉर्म आपको याद होनी जरूरी है, क्योंकि जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, सारी की सारी बातें इन 4 शब्दों में ही बयां हैं। देख लीजिए,
पहला मतलब सेंट्रलाइज्ड, फिर ऑनलाइन, फिर रियल टाइम, फिर एक्सचेंज। मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, ऑनलाइन तरीके से किया गया, रियल टाइम कभी भी, और एक्सचेंज मतलब पैसे का आप इधर उधर कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो एक होता है हमारा बच्चों जिसका नाम है CTS। CTS का फुल फॉर्म होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। आइए बात करते हैं। तो CTS क्या है बच्चों? ये हमारा अगर देखेंगे तो चेक से संबंधित एक शब्दावली है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। भाई अगर आप गौर करेंगे बच्चों तो यहां पे एक शब्द आया है ट्रंकेशन। ट्रंकेशन माने क्या होता है पहले ही जानिए। भाई ट्रंकेशन मानना होता है किसी चीज को रोकना, टू स्टॉप समथिंग, किसी पर रोक लगाना। अब किस पर रोक लगाना? तो बच्चों इसकी अगर डेफिनेशन बोलूं तो CTS एक ऐसा सिस्टम है जिसने चेकों के फिजिकल फ्लो को रोक दिया, फिजिकल फ्लो ऑफ चेक को रोक दिया। तो वो प्रणाली जिसने चेकों के फिजिकल फ्लो को स्टॉप कर दिया उसे ही बोलते हैं CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। अब कैसे स्टॉप कर दिया बताते हैं। भाई पहले के जमाने में अगर आप देखेंगे बच्चों तो पहले अगर हमें कोई चेक देता था तो क्या होता था, हम भाई चेक लेके बैंक में गए, है ना। अब हमने चेक जमा कर दिया तो पहले क्या होता था, जिस बैंक में आपने चेक दिया है, मान लो ये XYZ बैंक में चेक दिया है ना, तो अब ये XYZ बैंक से वो चेक को लेकर एक इंसान जाता था साइकिल पे, और जिस बैंक का आपका चेक है अलग अलग बैंकों में जाके, बहुत सारे चेक होते थे भाई, अलग अलग बैंकों में जाके उन सबको वेरीफाई करवाता था कि चेक असली है नकली है, खाते में पैसे हैं, ये हैं वो हैं, सब कुछ चेक करवाता था। और फिर वेरीफाई होने के बाद आपके खाते में पैसा आता था। पहले के ज़माने में जब बच्चों सिस्टम नहीं था, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था, तो इस पूरे काम में एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना लग जाता था चेक को क्लियरिंग होने में। अब आप सोचिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये CBS सिस्टम आया, और इस सिस्टम के आने बाद, ये बात है 2010 की, हमारे भारत में CTS को इंट्रोड्यूस कराया गया, है ना। अब CTS में क्या हुआ, चेक ट्रंकेशन सिस्टम में क्या हुआ, अब चेक को क्लियरिंग जो है मशीनों के माध्यम से होता है। अगर आप ध्यान देंगे, आपने एक नाम सुना होगा बच्चों, क्लियरिंग हाउस। बैंकों में एक हाउस होता है, क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। या आजकल आपने देखा होगा, अगर आप कभी किसी बैंक में गए हो, आपने नोटिस किया हो, तो बैंकों के हाथ में एक मशीन होती है, वो ऐसे करके स्कैन कर लेते हैं, स्कैनर टाइप का लगता है, वही है CTS मशीन, है ना। तो बैंक क्या करते हैं, इस CTS मशीन से जो आपका चेक है उसको स्कैन करेंगे, और जैसे ही स्कैन करेंगे उससे उसकी डिजिटल इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों? डिजिटल इमेज बन जाएगी। और उसी डिजिटल इमेज को आपका आजकल मेल्स के थ्रू, नेट के थ्रू, बैंकों के बीच में आपके सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं, उसके थ्रू दूसरे बैंक, जिस बैंक का वो चेक है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वो डिजिटली उसे वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करके अगर सब कुछ सही है तो आपके खाते से पैसे काट के आपके अकाउंट, जिसको भेजना है पेमेंट, उसको कर देगा। तो अब आप बताइए कि चेक का फिजिकल फ्लो हो पाया? नहीं हो पाया, है ना। तो यही सिस्टम जिसने चेकों के फिजिकल फ्लो को समाप्त कर दिया, वही है CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। पेपर में कई बार आता है, कब आया? 2010 में आया। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? सबसे बड़ा बेनिफिट, टाइम कंज्यूमर हो गया। अब आप देखते होंगे जनरली अगर आपका सेम बैंक है तो ऑन डे ही, यानी कि आज सुबह को डालो शाम तक खाते में पैसा, या अलग बैंक है तो 2 से 3 दिन या ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर आपके खाते में पैसा पहुंच ही जाता है ना। चलिए आगे देखते। इसके बाद बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग। आइए बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। बच्चों मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलते हैं। मतलब एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदला जाता है, उसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अब ब्लैक मनी क्या होता है भाई? ब्लैक मनी मतलब एक ऐसा पैसा जो आपने हो सकता है गलत तरीके से कमाया हो, एक ऐसा पैसा जिस पर आपने सरकार को टैक्स ना दिया हो, जनरली वे में यही डेफिनेशन होती है इसकी, जो आपने सरकार से छुपाया हो, है ना। या लोकल भाषा में बच्चों आपने कभी कभी सुना होगा, हम कहते हैं ना 2 नंबर की कमाई, ये वही है जो आपने गलत तरीके से कमाया है, जब भी तो आप लोग सरकार के सामने नहीं ला रहे हैं। अगर आप लीगल वे से कमाए होते, सही से कमाए होते, तो आप छुपाते क्यों? तो ऐसे मनी को व्हाइट मनी में बदलना, यानी कि लीगल मनी में बदलना, ही क्या कहलाता है? मनी लॉन्ड्रिंग। और आप समझ गए होंगे बच्चों ये तो गलत काम है ना। इसलिए ये कैसी एक्टिविटी है? इट इज ए इलीगल एक्टिविटी। क्या है बच्चों? ये इलीगल एक्टिविटी है। क्लियर? याद रखिएगा। और अगर कोई भी पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाता है, एक एक्ट होता है बच्चों AML। याद रखना, ये एक्ट का नाम क्या है? AML एक्ट, या इसे PMLA भी बोलते हैं,
PMLA भी कहते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसकी फुल फॉर्म भी लिखी होगी, देखो दिखा देता हूँ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, या इसे हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी कहते हैं। तो ये हमारा बनाया गया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और इसे 2002 में लाया गया था, याद रखिएगा 2002 में इस एक्ट को लाया गया। और कोई भी व्यक्ति अगर मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसके खिलाफ इसी के द्वारा एक्शन लिया जाता है। ठीक है, अब प्रोसेस, एक क्वेश्चन आता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस जो होता है वो कैसे होता है। तो बच्चों याद रखना, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, ये 3 लेयर्स में काम करता है। कितनी लेयर्स हैं इसकी? 3। और याद रखिएगा ये तीनों लेयर्स पेपर में आती हैं और इसी सीक्वेंस में आती हैं, याद होनी चाहिए। इसकी पहली लेयर है प्लेसमेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऐसे काम करते हैं वो पहले ब्लैक मनी को प्लेसमेंट करते हैं, मतलब ठिकाने लगाते हैं। दूसरा, इसके ऊपर फिर लेयरिंग करते हैं। दूसरी इसकी लेयर क्या है? लेयरिंग। भाई जैसे कि आप दूध में पानी मिलाते हो ना, बस वैसे ही है, ऐसी है। पहले मनी को ऐसे लेके जाएंगे, ब्लैक मनी को, जहाँ पे वो आराम से वाइट में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसके ऊपर ट्रांजैक्शन कर करके लेयर चढ़ाएंगे जिससे लोगों की नज़र में ना आए, और फिर लास्ट में इंटीग्रेशन, मतलब सबको मिला देंगे। तो ये 3 हमारी इसकी क्या होती हैं बच्चों? हमारी लेयर्स होती हैं, और इस तीनों लेयर्स से गुजरकर हमारा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो ये क्या है हमारी, देखो, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, और इससे क्या होगा, हमारा ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए, और इसी तरीके के कंटेंट से जुड़ने के लिए हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।